नमस्कार, दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह है हरियाणा जीके की सीरीज और हरियाणा जीके की सीरीज में आज तीसरी क्लास है। यदि अभी तक आपने क्लासेस नहीं किए तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में और बिल्कुल शुरुआत से देखिएगा, आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। आज का जो सेशन होगा उसमें हम रिमेनिंग जो पार्ट है हरियाणा का भूगोल उसको कवर करेंगे और भूगोल में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो बचा हुआ है वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ में हम मेनली इसको कवर करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट करके, और उसके बाद हम कवर करेंगे वाटर रिसोर्सेज। हरियाणा के जो वाटर रिसोर्सेज है उनसे संबंधित जो भी इश्यूज है उनको भी देखेंगे, जैसे कि जो यमुना कैनाल सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। वेस्टर्न यमुना कैनाल, जो भाखड़ा जो कैनाल है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कैनाल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे वाटर रिसोर्सेज में। उसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, अभी गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं कि यदि आपको कोई भी बोरवेल करना है तो गवर्नमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, यदि नहीं लिया तो क्या। तो इन सब चीजों से संबंधित जो भी इश्यूज रहेंगे वो हम वाटर रिसोर्सेज में कवर करेंगे। उसके बाद फाइनली आता है एनवायरमेंटल इश्यूज। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज भी अलग अलग उसमें है क्षेत्र में, जैसे कि यदि हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो जो एनसीआर वाला जो रीजन है, जैसे कि गुड़गांव अभी भारत का सबसे पोल्यूटेड सिटी में से एक था। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा कम था, मतलब दिल्ली का जो सेंट्रल एरिया है जैसे करोल बाग और ये सीपी वाला जो एरिया उससे भी ज्यादा था बेकार। तो ये जो हरियाणा के जो ऐसे कुछ सिटीज है यहाँ पर एयर पोल्यूशन की समस्या है। कुछ ऐसे जो हरियाणा के जो क्षेत्र है जहां पर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की समस्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इलीगल लैंड माइनिंग की समस्या है, जैसे अरावली वाला रीजन। तो ये जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं अलग अलग तरीके के, ये सभी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ कनेक्ट करके आ जाए या प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और इसीलिए ये सारे के सारे पॉइंट कवर करने आवश्यक है। देखिए, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के हरियाणा के जितने भी संरक्षित जो क्षेत्र हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये देखना है कि हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है। यदि हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केवल 2 ही है। सबसे पहला कालेश्वर नेशनल पार्क, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहां पर है। नॉर्थ हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क, यमुनानगर। उसी के साथ साथ सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में। तो 2 नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान पता होने चाहिए आपको। उसी के साथ साथ जो नेशनल पार्क है इसमें यह भी पता होना चाहिए कौन कौन से स्पीसीज है, नेशनल पार्क का इनको दर्जा कब मिला था, या फिर ये इंपॉर्टेंट रामसर साइट तो नहीं है, ये सारे आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आता है 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ रामसार स्थल, 2 रामसार स्थल है, वो भी आपको पता होने चाहिए। चलिए एक बार आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। कालेसर नेशनल पार्क हो गया और उसी के साथ साथ सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क है कहां पर, यह है यमुनानगर में। अच्छा, शिवालिक की फुटहिल में है, बॉर्डरिंग यूपी यूके, मतलब जो यमुनानगर हो गया पंचकुला, इसी में मैक्सिमम यमुनानगर में ही है। तो यमुनानगर से कनेक्ट होते हुए स्टेट कौन कौन से, यूपी भी है, यूके भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। तो ये जो नेशनल पार्क है, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा नेशनल पार्क जो कि हिमालय की फुटहिल्स पर शिवालिक के पास है और 3 स्टेट से घिरा हुआ है, तो सीधे आपको टिक लगाना है कालेश्वर नेशनल पार्क के बारे में वो बात कर रहा है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। स्टेटस की यदि हम बात करें तो 2003 में इसको स्टेटस दिया गया था नेशनल पार्क का। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। यदि हम फ्लोरा की बात करें तो इसमें डेंस साल ट्री है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है ये हरियाणा के किसी उसमें एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, साल ट्री कहां पर है, कौन से नेशनल पार्क में है। उसी के साथ साथ शीशम भी है, तुन भी है, ये पॉइंट याद रखिएगा फ्लोरा में। यदि हम फोना की बात करें तो यदि आपके पास प्रश्न आया कि लेपर्ड कौन से उसमें, बार्किंग डियर, तो ये सारे कहां पर है, ये भी कालेश्वर नेशनल पार्क में। उसी के साथ साथ ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिफेंट कहां पर है, वो है नेशनल पार्क कालेश्वर नेशनल पार्क में। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, कालेश्वर नेशनल पार्क से कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर, जो कि राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है उससे कनेक्ट करता है, और वहां से कुछ जो हाथी हैं वो यहां की तरफ आते हैं कालेश्वर नेशनल पार्क की तरफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अच्छा, इसका नाम क्यों पता पड़ा है कालेश्वर नेशनल पार्क, ये इसलिए है इसका नाम क्योंकि जो कालेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो इसी नेशनल पार्क के अंदर है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा कालेश्वर नेशनल पार्क। ये सबसे पहला पॉइंट, और मतलब सबसे पहला नेशनल पार्क जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क की तरफ, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। लोकेशन कहां पर है,
गुड़गांव फरुखनगर के पास है, फरुखनगर गुड़गांव में इसका लोकेशन है। पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972, और उसके बाद ये नेशनल पार्क का इसको स्टेटस मिला 1991 में, और ये रामसार साइट भी है 2021 में। सो तीनों का तीनों स्टेटस इसके पास है, ध्यान रखिएगा। किसी टाइम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस था, अभी नेशनल पार्क का स्टेटस है 1991 से, और ये एक रामसार साइट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा करके इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक बार उसमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड करा देंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखें तो मेजर वेटलैंड, जो दिस इज अ मेजर वेटलैंड, सॉरी वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है ये। उसी के साथ साथ यदि हम फोना की बात करें तो लगभग 250 से ज्यादा इसमें विंटर माइग्रेटरी जो बर्ड स्पीसीज है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। ग्रेटर फ्लेमिंगो कहां पर है यदि पूछा जाए, हरियाणा में, सीधा का सीधा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। उसी के साथ साथ स्पॉट बिल्ड पेलिकन कहां पर है, वो भी सुल्तानपुर नेशनल पार्क के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, क्योंकि इसमें माइग्रेटरी जो बर्ड है सर्दियों में वो भी आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, इसलिए एक बर्ड एरिया भी है। और बर्ड सेंसस भी दोनों में वैसे कंडक्ट होता है, लेकिन सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है इसमें बड़े स्केल पर बर्ड सेंसस कंडक्ट होता है, और माइग्रेटरी बर्ड का भी आवागमन रहता है सर्दियों में, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी। देखिए अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित जो पॉइंट है वो देखते हैं, वो क्या है। आपको यह पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और उससे संबंधित एक स्पेसिफिक पॉइंट याद कर लो, खत्म। यदि जो भी स्पेसिफिक पॉइंट के कारण वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता है कि छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। अब इससे संबंधित एक ही पॉइंट आपको यह याद करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट्स ऑल। उसके अलावा यह नहीं देखना है अब आपको कि ये ठीक है, कौन कौन से इसमें पेड़ है, नहीं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी। नेशनल पार्क में इसलिए किया, डिटेल में देखा हमने, क्योंकि 2 ही नेशनल पार्क है, और इन 2 नेशनल पार्क में भी बहुत सारे यूनिक पॉइंट हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ये नहीं देखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यदि कोई होगा तो 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जैसे छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, कुरुक्षेत्र में, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। जब भी हम लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है, ये सिरसा में। अब अबू शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लगभग 11,500 हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्र में है ये। उसी के साथ साथ भिंडावास एंड कापड़वास कहां पर है ये। पहली बात तो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, और ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, और रामसार साइट भी है 2021 से, और ये दोनों की दोनों झज्जर में है, भिंडावास कापड़वास, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ बीर सिकाड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है, ये पंचकुला में। एंड दिस हाउस इज द वल्चर कंजर्वेशन। यदि वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर से संबंधित कोई पॉइंट आए कि ये कहां पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सीधा सीधा पंचकुला। अच्छा, एक है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है, रेवाड़ी। एंड हिस्टोरिक टाउन नोन फॉर द ब्लैक बक, याद रखिएगा। ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सेंचुरी है जहां पर ब्लैक बक थे, ब्लैक बक से संबंधित सेंचुरी, सीधा सीधा पॉइंट आप कहेंगे नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है, रेवाड़ी में। खोलही रेतान, ये भी कहां पर है, पंचकुला। शिवालिक के फुटिल्स में, हैबिटेट फॉर लेपर्ड एंड वाइल्ड बोर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ सरस्वती, ये कहां पर है, लोकली नोन फॉर द सियोनसार फॉरेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेनली आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क हो गए, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं कुछ करंट इवेंट से इसको कनेक्ट करके देखते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। देखिए, जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में जब पढ़ते हैं तो इतना ही स्टैटिक पॉइंट आता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यदि इतना कवर कर लिया, कोई भी प्रश्न आया तो यहीं से आ जाएगा, नहीं तो उसको छोड़ देना। देखिए, जो भिंडावास है और सुल्तानपुर, यहां पर बर्ड सेंसस के दौरान इनको काउंटिंग में लिया जाता है, इनकी गणना में। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। जैसे यदि हम देखते हैं सुल्तानपुर 2026 में जो सेंसस, जो बर्ड सेंसस जो हुआ था, यहां पर कंडक्ट हुआ था बर्ड सेंसस, इसमें 3,955 वाटर बर्ड्स ये कैलकुलेट करे गए थे, 69 अलग अलग स्पीसीज मिले यहां पर। वहीं पर जब भिंडावास में देखते हैं तो भिंडावास में 9,483 वाटर बर्ड मिले, लेकिन 52 स्पीसीज। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइवर्सिटी कहां है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हाईएस्ट डाइवर्सिटी 4 साल की रिकॉर्ड की गई है। जब यहां पर देखा भिंडावास में तो 27 रेजिडेंट यहां के थे बर्ड्स,
मतलब जो पक्षी जो थे, और 27 माइग्रेटरी स्पीसीज थे जो बाहर से आए थे, जैसे सुल्तानपुर में आते हैं, सर्दियों में आते हैं। और उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो 3 ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीसीज थे। वो कौन कौन से? ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, कॉमन पोचार्ड, और एक ये डक है स्पेशल, आपको पता होनी चाहिए। तीनों के तीनों पॉइंट एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी और प्रॉब्लम क्या है भिंडावास की भी, जो 2026 के सेंसस में भी पता चली, और सुल्तानपुर की, दोनों में सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। देखिए, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मतलब, क्योंकि आपको पता है कि पक्षी एक जगह थोड़ी ना रुकते हैं, वो तो माइग्रेट करते हैं। जैसे ही जब उनका ब्रीडिंग का टाइम आता है तो फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशन ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे साइबेरिया, रशिया का जो साइबेरिया का जो पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर, -45, -50 डिग्री। तो सर्दियों के टाइम ये साउथ की तरफ आते हैं, क्योंकि आपको पता है रशिया नॉर्थ में है। यदि आप इसको वर्ल्ड का मैप समझे तो रशिया यहां पर है नॉर्थ में, तो रशिया में भी साइबेरिया का पार्ट है, सेंट्रल जो रशिया का पार्ट है, वहां इतनी ज्यादा वो सर्दी पड़ती है सर्दियों में, 40-45 डिग्री माइनस में। तो इसीलिए ये जो बर्ड्स हैं, ये जो पक्षी हैं, साउथ की तरफ आते हैं सर्दियों में, ऐसे स्पेस ढूंढने के लिए, ऐसी जगह पर जहां पर वो अपने घोंसले बना सके, अंडे दे सके, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए आते हैं वो स्पेशली। तो एक ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड है ये है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील में वहां से आते हैं। और ऐसा ही है भिंडावास के, भिंडावास में भी कुछ ऐसी जगह है जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे उसका पार्ट है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये पॉइंट किससे संबंधित। उसी के साथ साथ लोकल स्ट्रेस, जैसे ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और ये जो रामसर साइट है, इसमें झील में जो इन्वेजिव स्पीसीज है, जैसे कि वाटर हैकंथ, जिसको हम बोलते हैं कैटल ग्रेजिंग। पहली बात तो कैटल ग्रेजिंग से संबंधित यहां पर प्रॉब्लम है। और जो ये वाटर हैकंथ है इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज क्या करती है कि जो लोकल जो वेजिटेशन है उसको हटा करके अपनी जो फैलाव है उन वाले क्षेत्र में भी जहां पर पहले लोकल वेजिटेशन थी उनमें अपनी स्पीसीज को ही, मतलब स्पेन वाटर हैकंथ जल्दी जल्दी फैलने शुरू, उसमें वो झील है उसमें फैलना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, जो लोकल जो नेचुरल जो वेजिटेशन है जो वहां के जीव जंतुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि एक जो पशु है या एक पक्षी है जो वो बिल्कुल सारे सेम स्पीसीज या सेम ही घास खाएंगे नहीं, किसी के लिए अलग है किसी के लिए अलग है। लेकिन वाटर हैकंथ ने क्या किया कि आसपास की जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसको खत्म कर दिया। तो हैबिटेशन जो है एक पर्टिकुलर जानवर के लिए, एक पर्टिकुलर उसके लिए पक्षी के लिए, जो ये जो एरिया था अब रहने लायक ये रहा नहीं है, क्योंकि वहां पर इन्वेजिव स्पीसीज वाटर जो हैकंथ है उसने अपना कंट्रोल कर लिया उस क्षेत्र में और उस पक्षी का जो हैबिटेट था उसको खत्म कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड दिस लीड्स टू व्हाट, डिक्लाइन इन द माइग्रेशन, कि धीरे धीरे फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रवास है उसमें गिरावट आई। इसको हम बोलते हैं शीतकालीन जो प्रवास है उसमें गिरावट आई है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, जब भी हम नेशनल पार्क से संबंधित बात करते हैं, जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के चारों तरफ आप देखिएगा खेतीबाड़ी का एरिया है। तो खेतीबाड़ी का जो एरिया है उसके मतलब सुल्तानपुर नेशनल पार्क के लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसको हम इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं, कि वहां पर यदि कोई भी बड़े स्केल पे आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर के आने हैं या कोई भी बड़े स्केल पर या आपको गतिविधि सरकार को या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर को या कोई फैक्ट्री लगानी है, तो आप इतनी जल्दी उसको इतने आसानी से नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन में आता है कि ये एरिया यदि प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट नेशनल पार्क के ऊपर पड़ेगा। लेकिन वहां पर बहुत सारे मतलब काफी टाइम से और बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी है जिनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन के पास है। यदि ये इंडस्ट्री होगी तो आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन नेशनल पार्क के चारों तरफ क्योंकि इको सेंसिटिव जोन है तो इतने आप आसानी से ऐसी फैक्ट्रीज लगा नहीं सकते, क्योंकि उससे पोल्यूशन होगा, सीधा नेशनल पार्क के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो क्या गवर्नमेंट को एग्रेसिवली कि ठीक है जो भी आए उसकी प्रोजेक्ट पे साइन करे और आप फैक्ट्री लगाइए ताकि लोगों को रोजगार मिले, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर या कंजर्वेशन के ऊपर, कि नहीं लगा ही नहीं सकते आप। हो सकता है कि पशुओं के ऊपर और पक्षियों के ऊपर और नेशनल पार्क के ऊपर उसका सीधा इंपैक्ट पड़े, सीधा असर हो इसका और खराब हो जाए सारी चीजें। तो एक प्रश्न आता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए या कंजर्वेशन, विकास बनाम संरक्षण। जो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस होना चाहिए। यदि ठीक है कोई प्रोजेक्ट यदि आपको लगाना है तो प्रोजेक्ट का पहले एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए
एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी लीगल जो स्टेप्स होते हैं आप उनके थ्रू आगे बढ़िए। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की तरफ जाइए, पहले देखिए कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि उसका इस एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, उसका असेसमेंट कीजिए, रिपोर्ट बनाइए। बनाने के बाद आप गवर्नमेंट के पास भी और वहां के लोगों के पास भी लेकर के जाइए कि ये प्रोजेक्ट रहेगा, ये उसका इंपैक्ट रहेगा, इस इंपैक्ट को दूर ऐसे किया जा सकता है, यदि इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा तो इस तरीके से हो सकता है। प्रॉपर जब इंपैक्ट होगा तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर के उनकी स्वीकृति मिले तो फिर आप लेकर के ये प्रोजेक्ट, जब इस तरीके से जब लेकर के जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये जो डिबेट है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, ये इस चीज से संबंधित थी कि कुछ 3 अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट जो थे वो कुछ समय न्यूज में थे इसी इको सेंसिटिव जोन में, और ये NBWL जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने इन प्रोजेक्ट्स की वो किया था, समीक्षा की थी, और उसी के कारण नो क्लियरेंस जैसे ड्यू टू 78 वायलेंस, वो 78 वायलेशंस, ये जो 3 जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स जो थे इनको क्लियरेंस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लगभग 78 वायलेशंस जो थी, भाई जिस हिसाब से यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए उसमें 78 त्रुटियां थी, 78 वायलेंस किए गए थे नॉर्मल EPR रूल के, कि यहां पर जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें ये रूल होना चाहिए, लेकिन यदि उसका वायलेशन हुआ तो ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, यहां पर इसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते फर्दर। तो उसके 78 वायलेंस हो रहे थे, इसीलिए वायलेशंस हो रहे थे, सॉरी वायलेंस आ रहा था, 78 वायलेशंस हो रहे थे, इसीलिए इनको रिजेक्ट किया गया। उसी के साथ साथ जो कालेश्वर शिवालिक इकोलॉजी है उससे संबंधित भी पॉइंट कुछ समय पहले न्यूज में था, जैसे कि कंजर्वेशन और चैलेंज, ये भी उसी में ही आ जाता है कि जो कालेश्वर नेशनल पार्क है आपको पता है इंडो गैंजेटिक प्लेन में टाइगर एलिफेंट मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एलिफेंट, हिमालयन इकोसिस्टम भी है यहां पर, लेकिन यहां पर भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इलीगल फेलिंग ऑफ द ट्रीज। लगभग यहां 1000 लिखे हो, 1000+, न्यूज में था 10,000 के आसपास जो खेर जो ट्री है उनको गिरा दिया गया है इसी नेशनल पार्क के आसपास। इसीलिए नेशनल पार्क को संस्थागत सुरक्षा की जरूरत है, कोई ना कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो इसको सुरक्षा दे सके, अदरवाइज ये जो नेशनल पार्क है और इनकी जो इकोलॉजी है जिसको हम सेंसिटिव शिवालिक इकोलॉजी बोलते हैं वो पूरी की पूरी ढह जाएगी। इसीलिए कोई ना कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तंत्र ऐसा होना चाहिए जो कि इसकी संस्थागत सुरक्षा कर सके ऐसे नेशनल पार्क की। तो ये था सेकंड पॉइंट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ उससे संबंधित, कि यदि आपके पास नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ में कोई भी मेन स्पेसिफिक एनालिसिस वाला पॉइंट आया, या फिर आपको ये पॉइंट GS पेपर 3 में अपने मेंस में जब हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम हो तो उसमें कोई केस स्टडी के तौर पे यदि आप ऐड करना चाहें हरियाणा का, तो आपको ये पॉइंट ऐड करने चाहिए, तब आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए, अब हम देखते हैं वाटर रिसोर्स से संबंधित। वाटर रिसोर्स में क्या है, वाटर रिसोर्स में मेनली 2 इश्यू याद रखिएगा। देखिए, आपको पता है कि हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, और एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी बिना इरिगेशन के हो नहीं सकती, और हरियाणा जो है वो आपको पता है कि एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र में आता है। ठीक है, यमुनानगर वाला और अंबाला वाला जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ठीक है थोड़ी सी बारिश होती है, 120-130 सेंटीमीटर बारिश होगी एक साल में, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्षेत्र जो है वो ड्राई मतलब सेमी एरिड में आता है, एरिड और सेमी एरिड में आता है, शुष्क और अर्ध शुष्क में। अब समस्या ये है कि भिवानी वाला क्षेत्र, महेंद्रगढ़ वाला क्षेत्र, जो रेवाड़ी वाला है, जो साउथ वेस्ट हरियाणा है, ये वाला जो रीजन, इसमें जो खेतीबाड़ी जो किसान कर रहे हैं उनके लिए पानी कहां से लेकर के आए, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है कैनाल इरिगेशन, कि यदि नॉर्थ में ज्यादा पानी है, वहां पर पंजाब है पास में, वहां पर सतलज नदी है, जो हरियाणा का जो वेस्टर्न जो इस साइड है यहाँ यमुना नदी है, तो यहाँ का पानी लेकर के आइए, और जहां पर सूखा ज्यादा है हरियाणा में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करिए पानी नहरों के थ्रू, कैनाल सिस्टम के थ्रू, चाहे भले ही ओपन कैनाल हो, चाहे भले ही अंडरग्राउंड ट्यूब सिस्टम के थ्रू आप करें, कैसे भी करिए, लेकिन आप व्यवस्था कीजिए इरिगेशन की। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपने भूजल जो ग्राउंड वाटर है उसको निकाला और अपने एटोमाइज्ड, द कीवर्ड इज एटोमाइज्ड, आपके पास बोरवेल है, एटोमाइज्ड आपके पास ट्यूबवेल है, वहां से हर एक किसान ने अपने खेत में लगाया, और वो फिर वो जमीन से वो पानी खींच करके उससे सिंचाई कर रहा है, उससे खेतीबाड़ी कर रहा है। अब ये 2 मेजर सोर्स है पानी के हरियाणा में, लेकिन इन 2 मेजर सोर्स में समस्या क्या है वो भी चर्चा करेंगे, और ये पॉइंट क्या है वो भी देखेंगे। देखिए,
सबसे पहला पॉइंट क्या है, 80% नेट इरिगेटेड एरिया भारत में, उसमें हरियाणा में, कि हरियाणा का जितना भी यदि 100% एरिया हम कंसिडर करें खेती बाड़ी में, तो उसका 80% से भी ज्यादा है जिसमें हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन है। नेट जो इरिगेटेड एरिया है ना, कि वहां पर कोई ना कोई सिंचाई की व्यवस्था है, भले ही कैनाल हो, भले ही वेल या ट्यूबवेल हो, तो वो कितने से ज्यादा है, वो 80% से ज्यादा है। उसमें से लगभग 50 से 55% ट्यूबवेल से है, नलकूप से। उसी में से लगभग 40 से 45% उसके बाद वो किससे है, वो नहरों से है, नहर के थ्रू। तो आपको ये पॉइंट पर फोकस करना है कि 50 से 55%, और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हरियाणा में। हरियाणा के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर भूजल बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, और अब जितना जितना भूजल निकाल रहे हैं वहां से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल तो नीचे जा ही रहा है, उसी के साथ साथ जो पानी है उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है, उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो आने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और निकालेंगे, तो ऐसे मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। कहीं कहीं पानी जो है वो बहुत ज्यादा नमकीन पानी बन रहा है, मतलब नमक का पानी निकल रहा है, क्योंकि आप एक्वाइफर के बिल्कुल बॉटम नीचे तक जा चुके हैं, और वहां पर नमक ज्यादा है, सोल्ट का कंटेंट वहां पर ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर इतनी अच्छे से और उतनी जल्दी से रिचार्ज हो नहीं पा रहा है बारिश के कारण, जिस स्पीड से आप निकाल रहे हैं, जिस स्पीड से आप ग्राउंड वाटर का जो दोहन कर रहे हैं, रफ्तार से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए गवर्नमेंट ने किसी तरीके से इसको कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं, अभी कुछ आने वाले 8-10 साल में बहुत सारे स्टेप लिए हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट ने ये भी गवर्नमेंट लेकर कुछ समय पहले ऑर्डर लेकर के आई थी कि यदि किसी को भी यदि किसी को भी ट्यूबवेल या बोरवेल अपने खेत में, अपने घर में लगाना है, तो आपको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के जो रूल है वो बड़े कड़े बनाए गए थे। उसके बाद आता 40 to 45% कैनाल इरिगेशन। जैसे जहां जहां पर हरियाणा के आसपास या फिर हरियाणा में यदि ऐसी नदी है कोई जहां पर सरप्लस वाटर हो, कि ठीक है मॉनसून के टाइम या फिर कभी भी यदि वहां पर पानी ज्यादा है, तो वहां से कम जो पानी वाला जो क्षेत्र है वहां पर हम कैनाल के थ्रू पानी लेकर के आएंगे और सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि यदि कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था है और उस क्षेत्र में, मतलब उस रीजन में आप नॉर्मली राइस, जिसको हम धान की खेती बोलते हैं, वो नहीं करते हो, लेकिन इरिगेशन आने के बाद आप उसको करने लग गए, तो उसकी समस्या तो होगी ना। जब ये क्षेत्र उस चीज के लिए बना ही नहीं है, मान लीजिए भिवानी का है, रेवाड़ी का है, ये तो बाजरा ज्वार के लिए है, क्योंकि सूखा या सेमी एरिड और एरिड रीजन है ये तो, लेकिन वहां पर कोई ना कोई नहर है, किसान ने अपने बोरवेल या फिर वहां पर जो कैनाल है उससे पानी लिया, अपने खेत में सिंचाई की, और अब वो धान की व्यवस्था कर ली उसने। लेकिन उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? उसका हर्जाना उस जमीन को भुगतना पड़ेगा। किसके? सैलिनिटी के थ्रू। सैलिनिटी कैसे? क्योंकि आपने ऐसे सूखे और अर्ध, मतलब एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र जो है, जिसकी जलवायु के हिसाब से ये क्रॉप यहां पर नहीं होनी चाहिए, राइस, आपने वो उगाई है यहां पर। और अब ये क्रॉप क्या करेगी? अब ये क्रॉप भले ही आपने पानी की व्यवस्था कर ली, अब ये पूरा वसूलेगी कहां से? यहां की जो जमीन है उससे। और इसको बोलते हैं कि इसमें नमक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा इस जमीन में, और धीरे धीरे नमक का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि ये सारी की सारी जमीन कालर टाइप हो जाएगी। कालर टाइप मतलब यहां पर बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा, और एक दिन डेजर्टिफिकेशन की तरफ चली जाएगी, मरुस्थलीकरण की तरफ चली जाएगी ये जमीन। ये समस्या आने लग रही है जहां पर नहर की वो ज्यादा है, नहर के पानी की व्यवस्था ज्यादा है। एक और पॉइंट है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब कि पहले तो बहुत अलग अलग तरीके के हम वो यूज करते थे। गेहूं है तो गेहूं की भी अलग अलग वो है वैरायटीज। वैरायटीज मतलब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता है कि भाई इसकी जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो अलग है, मतलब इसके जीन अलग है। लेकिन अभी हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सभी के सभी एक ही जगह से लेकर के आ रहे हैं। पहले यदि आप एक क्षेत्र में हैं, यहां पर राइस है, मतलब आप उसके जो धान की खेती करते हैं, तो 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद वो धान की जो जेनेटिक वैरायटी थी वो बदल गई, अलग तरीके का है। फिर दूसरी जगह अलग तरीके का, तीसरी जगह तो हरियाणा में कम से कम 20 तरीके के चावल की वो है, जीन है, अलग अलग तरीके के जेनेटिक वैरायटीज है। लेकिन मोनोकल्चरल प्रैक्टिस से क्या हुआ? मोनोकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब कि हरियाणा के जो सारे जो किसान हैं
वो किसी ना किसी एक कंपनी का वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड है। अब ये जो हाई यील्डिंग जो वैरायटी है इसके राइस के, पूरा हरियाणा जब इसको इस्तेमाल करता है तो इसको बोलते हैं मोनोकल्चर प्रैक्टिस हो गया ये। तो मोनोकल्चर से डायरेक्टली जो दो प्रॉब्लम है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को खतरा है, कि पहले बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, अब वो कम हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब इतना ज्यादा हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं तो स्टेट के जो ग्राउंड वाटर उसके रिसोर्सेज है उनके ऊपर सीधा सीधा दबाव पड़ रहा है, प्लस कैनाल इरिगेशन की डिमांड बढ़ रही है। इतना तो वैसे पानी है ही नहीं, और जो है वो मिसयूज हो रहा है। तो ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हरियाणा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज संबंधित। अब हम चलते हैं, कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए, जब हम कैनाल इरिगेशन की बात करते हैं तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। 2-3 बैराज, हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज कहां पर है? ये यमुना और नॉर्थ हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। एक ये होगा भाखड़ा कैनाल सिस्टम, कहां से हरियाणा में कहां पर एंटर हो रहा है? टोहाना से होते हुए ये हरियाणा के ये जो क्षेत्र है ना, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें खेती बाड़ी के लिए और पानी सप्लाई के लिए यहीं से आता है भाखड़ा कैनाल सिस्टम। और यहां तक इनफैक्ट ये जो ये भिवानी, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ तक भी जो पानी, जो कैनाल सिस्टम पानी आता है ना कैनाल सिस्टम का, वो भाखड़ा से ही आता है। इन क्षेत्रों में यमुनानगर हो गया, ये कुरुक्षेत्र हो गया, यहाँ पर करनाल हो गया, ये हथनीकुंड बैराज से पानी आ रहा है। उसी के साथ साथ एक ओखला बैराज भी है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं गुड़गांवा JLN कैनाल, गुड़गांवा JLN कैनाल। ये कहां पर पानी की व्यवस्था करती है, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह की? ये जो दक्षिणी जो डिस्ट्रिक्ट है ना हरियाणा के, नू हो गया, पलवल, गुड़गांव का भी कुछ क्षेत्र है, फरीदाबाद का भी, तो यहां पर पानी कहां से आ रहा है? ओखला बैरेज। तो 3 इंपॉर्टेंट बैरेज है कैनाल उसके लिए, सिस्टम के लिए, कैनाल इरिगेशन के लिए। एक तो ओखला बैरेज है, याद रखिएगा आप, एक हथनीकुंड बैरेज है यमुना पे, याद रखिएगा, और एक है भाखड़ा कैनाल सिस्टम। ये टोहाना से जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से टोहाना में ये कैनाल एंटर होती है, और इस वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो वेस्टर्न जो पार्ट है, यहां पर उसकी व्यवस्था करती है सिंचाई की। अब हम आगे चलते हैं। तीनों के जो पॉइंट हैं वो अभी तक जो डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं। आपको भले ही तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यदि आपने ये पॉइंट छोड़ दिए तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। जैसे कि एक बता देता हूं मैं आपको, जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है ना, इसका इतिहास क्या है? फिरोज शाह तुगलक के दौरान ये बनाई गई थी, बिल्ड बाय द फिरोज शाह तुगलक 1356। फिर उसके बाद इसको मॉडर्नाइज किया गया, टाइम पर इसको ठीक किया गया, ब्रिटिश ने भी किया जैसे 1832 में। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये बहुत पुराना सिस्टम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम है हरियाणा में। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके बाद हथनीकुंड बैराज, ताजेवाला बैराज, ये जो बैराज है ये इसी कैनाल सिस्टम पे है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है HSSC के पेपर में भी, ध्यान रखिएगा। और इसका जो कमांड एरिया है वो कौन सा है, मतलब कहां कहां पर सिंचाई की व्यवस्था करती है, इसका पानी कहां कहां पर जाता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? एक हो गया यमुनानगर हो गया, एक करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद और हिसार तक इसका पानी जाता है। और ये हो गया वेस्टर्न कैनाल। कहां पर है एक बार देख लीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो रीजन यहां से यूं इस वाले क्षेत्र में वेस्टर्न यमुना कैनाल का पानी, हरियाणा के इस वाले रीजन में। ऐसे करके आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो कवर करने हैं, आपको देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, उसके बाद अभी कुछ समय पहले न्यूज में था वेस्टर्न यमुना कैनाल, जैसे वेस्टर्न यमुना कैनाल से संबंधित एक और था हरियाणा राजस्थान यमुना वाटर प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या था? देखिए, 1 अगस्त 2025 को एक MOU साइन हुआ, जिसमें यह था कि हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के कुछ जो रीजन्स हैं उसको पानी दिया जाएगा। जैसे यहां पर जब देखेंगे ये पूरा हरियाणा हो गया, हरियाणा का मैप आपको दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरा मैप यूज कर लेते हैं एक बार हरियाणा का। ये हरियाणा का मैप, ये राजस्थान शुरू हो गया, यहां पर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, ये सूखे उसमें आते हैं क्षेत्र में। अब यहां पर पानी की जरूरत तो पड़ेगी, पानी की इतनी व्यवस्था है नहीं, इसलिए हरियाणा और राजस्थान ने एक MOU साइन किया। और वो MOU ये है जिसके पीछे राजनीति भी थी। अभी कुछ समय पहले ओपोजिशन ने बोला कि नहीं, पानी नहीं देंगे, हरियाणा अपना कुछ भी पानी राजस्थान को नहीं देगा, नहीं देगा, ये जो MOU है इसको खारिज करना चाहिए। एक्चुअली MOU ये था क्या, उसी को देखते हैं। देखिए, ये MOU इस प्रकार से है कि यहां पर जो बैरेज है वहां से अंडरग्राउंड वो बनेगी पाइप सिस्टम, और ये जो अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम है
यहां पर मॉनसून के टाइम जो पानी होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा, वो इन अंडरग्राउंड पाइपों के थ्रू राजस्थान के ये जो डिस्ट्रिक्ट है चूरू और झुंझुनू, जो सूखे जो रीजन्स हैं, यहां पर पानी सप्लाई होगा। ये था एमओयू। कब होगा? मॉनसून के टाइम। कब? सूखे के टाइम, मतलब जब पानी ज्यादा होगा। और समय क्यों नहीं होगा, और महीने क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे ही पानी की कमी है भाई, हरियाणा में वैसे इतना ज्यादा पानी है नहीं। लेकिन मॉनसून के टाइम जब इस नदी में, यमुना में ज्यादा पानी होता है, क्योंकि शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, आपको पता है कि उत्तराखंड में हिमाचल में जब ज्यादा बारिश होगी तो उसका पानी जाता कहां? इन नदियों के थ्रू होते ही ज्यादा पानी बहता है। तो जब मॉनसून के टाइम जब ज्यादा वर्षा होगी, नदियों में पानी ज्यादा होगा, तो उसी समय भेजा जाएगा। फिर वहां पर जाने के बाद जो वहां की सरकार करना चाहे कि पानी को स्टोर करे, वहां के गांव के जोहड़ों में या कैसे भी वो जो करना चाहे वो करे। बाकी ये जो एमओयू था, इस एमओयू के तहत मॉनसून के दौरान वो पानी रिलीज किया जाएगा, यही ये पॉइंट था। और 2 जून 2026 को अभी एग्रीमेंट का जो फॉर्मल एग्जीक्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ 1994 अपर यमुना एमओयू, उसके तहत पानी को रिलीज किया जाएगा। ये पॉइंट था न्यूज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें आ जाए, सो ध्यान रखिएगा इसको। चले आगे चलते हैं। देखिए, अब एक और पॉइंट आता है ग्राउंड वाटर संबंधित। ये तो हो गया कैनाल सिस्टम से संबंधित, और इसके जो कुछ इश्यू थे वो भी हमने देख लिया। अब आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज ग्राउंड वाटर क्राइसिस, मतलब भूजल का जो संकट है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये देखिए, 60% के अराउंड, इससे ज्यादा ही है। ये तो इत्यादि से यहां पर चर्चा हो रही है, क्योंकि हो सकता है ये डाटा थोड़ा पुराना भी हो। 60% ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक डिक्लेयर कर चुके हैं, किए जा चुके हैं, डार्क जोन में आ चुके हैं बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। मतलब इसका मतलब क्या है कि लगभग जो एक्वाइफर जो मैपिंग की गई है, उसमें एक्वाइफर मैपिंग में ये पाया गया है कि 60% से ज्यादा जो भी वाटर एक्वाइफर्स है वो आपने एक्सप्लॉइट, उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा कर चुके हो, आप ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हो। इसीलिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस लेके आई है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से संबंधित। आप एनसीआर एरिया में चले जाओ, आप हरियाणा में चले जाओ, आपका नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है बोरवेल के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट है। आप पैसे भी देंगे तब भी नहीं हो पा रहा, इतना डिफिकल्ट है। आप इलीगल तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। फिर भी लोगों ने किया इलीगल तरीके से कुछ जगह पर, लेकिन फिर पुलिस ने एक्शन और प्रशासन ने एक्शन भी ठीक ठाक लिया। अब ये ओवर एक्सप्लॉइटेड जो एरिया है वो कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला देखते हैं कॉज। ऐसा क्या कारण रहा कि ओवर एक्सप्लॉइटेड वो क्षेत्र रहे? सबसे पहला, इंटेंस पैडी कल्टीवेशन, व्हीट क्रॉप रोटेशन। सबसे पहला पॉइंट तो पैडी कल्टीवेशन है। पैडी कल्टीवेशन क्यों है? क्योंकि सरकार उनके ऊपर फिक्स वो दे रही है, एमआरपी, सरकार उसको प्रोक्योर भी कर रही है। सबसे बड़ी बात है एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, एमआरपी और एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट। यदि ये दो चीज है ना हो, और सरकार भी यदि इंसेंटिवाइज ना करे कि भी इस रीजन में, इस क्षेत्र में जब आपको पता है पानी नहीं है तो आप क्यों धान की खेती कर रहे हैं, पैडी कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसी के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है वाया ट्यूबवेल। जो धान और गेहूं की फसल का जो चक्र है वो सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन का। दूसरा, मोस्ट अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। केस स्टडी में कहीं ना कहीं मेंस में आप लिख सकते हो, या प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे पूछ ले। क्या है इसमें मेन पॉइंट? इसमें मेन पॉइंट है कैसे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, करनाल हो गया, फतेहाबाद हो गया। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वाले, ये मोस्ट अफेक्टेड है। उसी के साथ साथ ये वाले रीजन्स भी हैं। सबसे कम कौन सी जगह पर है? सबसे कम है इधर। क्यों है? क्योंकि अब वैसी पानी की अवेलेबिलिटी है ना भाई, वैसी बारिश ज्यादा होती है। ये जो रीजन है कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, इसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा एरिया है ग्राउंड वाटर का, जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड वाले उसमें आता है रीजन में। और ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, ये हो क्यों रहा है? ये है पूरा का पूरा मैकेनिज्म। एक पॉइंट याद रखिएगा, कैपिलरी एक्शन। अच्छा, ये कैपिलरी एक्शन कैनाल इरिगेशन के कारण भी होता है, उसी के साथ साथ कैनाल नेटवर्क के कारण भी होता है। मतलब क्या है भाई, आपने खेतीबाड़ी में ज्यादा पानी यूज किया इस वाले रीजन में जो कि एरिड सेमी एरिड है, तो हमने डिस्कस किया कि वो नमक इकट्ठा कर देता है ऊपर वाले जो जमीन है यहां पर सरफेस पर। उसी के साथ साथ मान लीजिए आपने फिर भी कोई भी ओवर इरिगेशन नहीं किया, कोई भी आपने धान की खेती नहीं करी, लेकिन आपके गांव या शहर के आसपास या फिर आपके खेत के आसपास एक नहर, एक कैनाल सिस्टम जा रही है, मतलब नहर गुजर रही है,
तब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो नहर है वो आपके भूजल को, ग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ लेकर के आएगी, और जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा वो ऊपर की तरफ आएगा तो धीरे धीरे यही जो पानी है ये ऊपर की तरफ इवेपरेट होकर के, या फिर ये जमीन उसको ऊपर खींचेगी, उसी के साथ साथ नमक भी धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाएगा। ये भी एक रीजन है। तो ये ओवर इरिगेशन के कारण भी होता है, और उसी के साथ साथ जो दूसरा है, जो ये जो कैनाल सिस्टम है उसके कारण भी होता है। ठीक है, कि यदि किसी सूखे रीजन में यदि कैनाल सिस्टम आ जाए अचानक, और वहां पर फिर भी वहां पर गर्मी और जो इवेपरेशन है वो ज्यादा, मतलब पानी भाप बन के ज्यादा उड़ रहा है, तब भी देखा जाएगा ऐसे इंपैक्ट। दिस रेंडर्स द टॉप सोइल अनकल्टिवेबल। यदि ये कहीं पर भी ऐसा होगा तो ये जमीन क्या होगी, खराब हो जाएगी, अनकल्टिवेबल हो जाएगी। अब खेतीबाड़ी आप इतना कर नहीं सकते। हाईली प्रिवेंटेबल इन दिस इज हाईली प्रिवेलेंट इन द सेंट्रल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। जैसे कहां कहां पर ज्यादा है, रोहतक में ज्यादा है। ये देखिए, रोहतक में, झज्जर में, भिवानी में, सिरसा में, यदि आप देखें मैप में तो कहां कहां पर ज्यादा है, इस साइड में, एक तो इस साइड में ज्यादा है और दूसरा इस साइड में ज्यादा है। जो दिल्ली के पास है, रोहतक और झज्जर, वो वाला एरिया। अब हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, 68% एग्जिबिट्स द सैलिनिटी, मतलब लगभग 68% के आसपास जो जमीन है उसकी, हरियाणा की, उसमें किसी न किसी प्रकार की लवणता है। अब हम फाइनली देखते हैं कि ये 45 डे क्या है, कि 45 बोरवेल एनओसी जो टाइमलाइन है वो हरियाणा सरकार लेकर के आई, और ये लेकर के आई थी राइट टू सर्विस एक्ट 2014 के अंदर, और थोड़ा सा रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया और चीजें स्ट्रीमलाइन और स्मूथ की गई ताकि एक्सप्लोटेशन रोका जा सके। और हरियाणा में जो जल की जो पूर्ति है उसको सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे रीजन ऐसे हैं, बहुत सारे गांव दराज, जहां पर दो रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो गाँव में और शहरों में पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी कुछ समय पहले एक जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट की है ना, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ, कौन सा गांव है, कौन सा गांव था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस गांव ने एक टी पॉइंट लगाया था, क्योंकि एक पाइपलाइन जा रही थी, आई थिंक हांसी थी, एक पाइपलाइन जा रही थी शहर में, पानी की पाइपलाइन, और वो गांव की जमीन से होते हुए जा रही थी। गांव के जो लोग हैं उनके खेतों से गुजरती हुई वो पाइपलाइन थी पानी की। तो गांव वालों ने वहां पर टी पॉइंट डिमांड किया। जब टी पॉइंट नहीं मिला, या फिर प्रशासन कह रहा है कि गांव वालों ने जबरदस्ती टी पॉइंट लगाया था, गांव वालों ने कहा कि प्रशासन की मंजूरी से पहले लगाया था, बाद में प्रशासन पलट गया। तो ये जो हुआ था, ये हिसार में ही, हिसार और हांसी वाला जो रीजन है, इसी के आसपास का एक गांव है, मैं भूल रहा हूं उस गांव का नाम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी की कमी है हरियाणा में। पानी की कमी किस चीज के कारण, ये दो चीज के कारण, के डोमेस्टिक जो यूसेज है वो भी बढ़ गया है। गांव में, शहरों में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। क्यों? जनसंख्या बढ़ गई, तो खाने पीने, नहाने धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट, खेतीबाड़ी के लिए भी जरूरत पड़ती है, और खेतीबाड़ी में भी आपको पता है हरियाणा में तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है भाई, ट्रैक्टर वगैरह इन सबसे है, ट्यूबवेल, बोरवेल, ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ रही है। इन दो चीजों के कारण ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा में जल की पूर्ति के कारण, जल संरक्षित जो हरियाणा है, ये स्कीम है अभी, और ये स्कीम क्या करती है आपको पता होना चाहिए। देखिए, जल संरक्षित हरियाणा जो स्कीम है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें 5,714 करोड़ की वो है इसका बजट। वर्ल्ड बैंक की सहायता से 15 क्लस्टर के थ्रू इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी के साथ साथ लगभग यदि हम इसका एरिया का कवरेज देखें, ज्योग्राफिकल एरिया का कवरेज देखें, तो 48.94 लाख एकड़ में इसका वो है भौगोलिक विस्तार इस स्कीम का। और ये स्कीम काफी मैसिव स्केल पे। सबसे पहले आपको इससे माइक्रो इरिगेशन का पॉइंट ये पता होना चाहिए कि लगभग 70,000 एकड़ में कैसे करेंगे, आपको जल संरक्षित कैसे करेंगे पूरे हरियाणा में, माइक्रो इरिगेशन के थ्रू। कि ऐसा नहीं कि फ्लड इरिगेशन पे मत जाइए, माइक्रो इरिगेशन पे। पता है कि हरियाणा में खेती-बाड़ी ज्यादा है, और खेती-बाड़ी के लिए इरिगेशन की जरूरत तो पड़ेगी, सिंचाई की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। सिंचाई की व्यवस्था ग्राउंड वाटर निकाल करके मत करिए, कैनाल के सिस्टम के थ्रू मत करिए, तो कैसे करिए, माइक्रो इरिगेशन करिए, कि यदि जितनी आवश्यकता है उतनी ही कीजिए, और सीधा जो फसल है उसकी जड़ में आप पानी डालिए माइक्रो इरिगेशन के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। सेकंड, 2 लाख एकड़ जो वाटर लॉगिंग जो उसको ठीक करिए।
बहुत सारी ऐसी जमीन है जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जहां पर मतलब जहां पर जल भर जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन ऐसी क्या, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, कुछ जमीन कालर है, कुछ में सरफेस ड्रेनेज नहीं है, मतलब पानी की निकासी नहीं है। तो आप सब सरफेस ड्रेनेज लगाइए, नीचे इस तरीके से पाइपलाइन लगाइए ताकि ऊपर का वो पानी को एब्जॉर्ब करके कहीं और उसकी निकासी कर सके, ये लेकर के आइए। उसी के साथ साथ जो वाटर बॉडीज है उनको रिजुवनेट करिए, कि कुछ ऐसी झीलें थी पहले जो आज के दिन सूख गई हैं। क्यों सूख गई हैं? कि हो सकता है ह्यूमन गतिविधियों के कारण। कैसी ह्यूमन गति? एनक्रोचमेंट के कारण हमने घर बना लिए वहां पर। कुछ ऐसे नाले और लोकल स्ट्रीम थी जो कि किसी का लोकल स्ट्रीम का रास्ता था, मतलब ये बारिश के दौरान यहां से पानी गुजरता था, अब लोगों के वहां पर घर है। तो ऐसे कुछ भी जो वाटर बॉडीज हैं जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं, ऐसे कुछ भी वेटलैंड है जिनको रिजुवनेट किया जा सकता है, जिनको ठीक किया जा सकता है, जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है, उनका पुनरुद्धार करिए। लगभग 80 के आसपास, लगभग 28,000 एकड़ जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करेंगे और उसको यूज करेंगे। उसी के साथ साथ रिस्टोरेशन ऑफ 678 कैनाल्स, इतनी जो कैनाल है उनको रिस्टोर किया जाएगा। यह है जल संरक्षित हरियाणा, पूरा का पूरा स्कीम आपको पता होनी चाहिए। अब फाइनल आ जाता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से संबंधित जो मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि भाई हरियाणा में एयर पोल्यूशन की मेन समस्या कब आती है। देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन की समस्या आती है सर्दियों में। और सर्दियों में क्यों? सर्दियों में पहले तो स्मोक की समस्या होती है। ये वाला जो एनसीआर वाला रीजन है इसमें तो बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? इसके कुछ कारण है। देखिए, किसान पराली जलाते हैं, ये तो कारण है ही, पहला पॉइंट। दूसरा, उसी के साथ साथ आप ये भी समझिए कि यहाँ की भूगोल और ज्योग्राफी भी एक रीजन है इसका। भूगोल ज्योग्राफी कैसे? आपको पता है कि सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे? कि जैसे जैसे सतह से आप ऊपर की तरफ आसमान में जाएंगे तापमान गिरेगा, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि नीचे की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, उसके कंपैरिजन में ऊपर की जो जमीन है वो इतनी ठंडी है नहीं, वो थोड़ी गर्म हो गई। अब ये जो एयर मास है यहाँ स्टेबल हो गया, हवा चल ही नहीं रही है, ना इस साइड से हवा आ रही है ना इस साइड से, और हवा जमीन यहीं पर ही जो है वो स्थगित हो गई, बैठ गई है हवा यहाँ पर। अब जब हवा का मूवमेंट ही नहीं है, बहुत ज्यादा व्हीकल चलेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो सर्दियों में जो काम करती हैं, जो चलती हैं, धुआं छोड़ती हैं वो, तो ये धुआं सरफेस लेवल पर ही स्टक हो जाता है और ये स्मोक की समस्या लेकर के आता है सर्दियों में। तो ये जो स्मोक की समस्या है ये हरियाणा में भी देखने को मिलती है। क्यों ऐसा होता है? पहला पॉइंट टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसके कारण ये पोल्यूटेंट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह ट्रैप हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन। तीसरा पॉइंट सीजनल एग्रीकल्चर और क्रॉप रेजिड्यू जो है, बर्निंग, स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं। वेहिकुलर जो ट्रैफिक है वो भी एक बहुत भारी समस्या है। ज्योग्राफिक हॉटस्पॉट देखें तो कहां कहां पर है ये सबसे बड़ी समस्या? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, झज्जर में और बहादुरगढ़ में। और जब बहुत ज्यादा हो जाती है इन वाले क्षेत्रों, इन वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, तो क्या होता है? ग्रेडेड एक्शन प्लान लेकर के आना पड़ता है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान सर्दियों में, जिसके तहत कि क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है तो ये गतिविधि बंद करेंगे, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है तो ये नहीं करना है, इतना पोल्यूशन का लेवल पहुंच गया सीवियर कैटेगरी में तो आप ये भी बंद करिए। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी जो धुआं, जो बहुत ज्यादा स्मोक वो करती है, रिलीज करती है वायुमंडल में, उसको बंद करेंगे 10 दिन के लिए। ये काम नहीं करेंगे। ब्रिक्स बनाने वाली जितनी भी ये हैं छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं, इनको सारों को बंद करेंगे 20 दिन के लिए। इतने 10 साल से पुराने कोई भी ट्रैफिक एनसीआर एरिया में नहीं जाएगा। तो इनको बोलते हैं ग्रेडेड एक्शन प्लान, कि वो देखेंगे कि किस स्टेज पे है पोल्यूशन और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेडेड एक्शन प्लान, और इसको ये आता है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के तहत, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। ये सारा का सारा ये वही मेंशन है जो ग्रेडेड एक्शन प्लान में लिया जाता है। ये पॉइंट आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 2025 में सैटेलाइट डाटा फॉर द स्टबल बर्निंग फायर इवेंट्स। आपने सुना होगा कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है सर्दियों में, उसका सबसे बड़ा कारण है स्टबल बर्निंग। देखिए, स्टबल बर्निंग के जो सबसे ज्यादा जो रिपोर्टेड इंसिडेंसेस हुए हैं 2025 में, उनमें पंजाब तो था ही, पंजाब में लगभग 10,000 के आसपास, हरियाणा में भी लगभग 2,000 के आसपास इंसिडेंट्स रहे हैं, हरियाणा में भी। उसके बाद यूपी एनसीआर में भी थोड़े बहुत रहे हैं, और जिसके कारण गुड़गांव एयर क्वालिटी जो क्राइसिस थी ना, मतलब मार्च 2026 में गुड़गांव वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, जहां पर एवरेज जो PM जो 2.5 था वो सबसे ज्यादा था, 116 के आसपास।
एंड 0 गुड एयर क्वालिटी डेज थे, 0 गुड एयर क्वालिटी डेज। कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। ध्यान रखिएगा, कहीं हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ ले या फिर मेंस के लिए आपके पास एक ना एक 2 पॉइंट फिलर पॉइंट होने चाहिए। कभी भी कोई भी एनवायरमेंट से संबंधित हरियाणा के प्रश्न आ गया, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आता है अरावली डिग्रेडेशन। आपको पता है कि हरियाणा के जो साउथ वेस्टर्न जो वो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली अगर आप देखें तो एक हो गया रेवाड़ी, हो गया रेवाड़ी महेंद्रगढ़, गुड़गांव, यहां पर है अरावली। अरावली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इलीगल माइनिंग। अब इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस आई, और सुप्रीम कोर्ट भी क्यों रोकना चाहता है अरावली को? क्योंकि इसीलिए क्योंकि अरावली जो है लोकल इकोलॉजी और जो ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना, इसको मेंटेन करता है। यदि अरावली ना हो यहां पर तो बहुत सारी समस्या आएंगी, और एक उसमें सबसे बड़ी समस्या ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी है, एक उसमें सबसे बड़ी समस्या मरुस्थलीकरण है, और उसमें सबसे बड़ी समस्या और क्या आ सकती है धीरे धीरे, कि यदि आपने जो अरावली की जो पहाड़ी है उसका पूरा कटाव कर दिया तो उसके कारण जो लोकल जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डिगमिगा जाएगी, उसमें बैलेंस नहीं बचेगा वो। तो इन चीजों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली से संबंधित अपने निर्णय दिया है कि अरावली को बचाना है, और अरावली को बचाने के लिए सबसे पहले इलीगल स्टोन और इलीगल जो सैंड माइनिंग है उसके ऊपर बैन लगाया जाए। सरकार को इस तरीके से स्टेप लेने चाहिए, और सरकार को अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें बिल्कुल भी छूट नहीं देनी चाहिए, कि सरकार के यदि रूल है, सरकार की यदि रेगुलेशन है कि अरावली की पहाड़ियां हम 50 या 70 मीटर से ऊपर की जो हाइट की होगी उसी को अरावली का हिस्सा मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस वगैरह में भी इस तरीके से, मतलब ये भाव आया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वगैरह में भी कि जो भी हो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार या फिर गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है वो कुछ ऐसे हो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर प्रोटेक्ट किया जा सके, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया और जो क्षेत्र जो पहाड़ियां अरावली की प्रोटेक्ट की जा सके जिस भी रेगुलेशन के तहत, वी शुड गो फॉर दैट। अब देखिए अरावली डिग्रेडेशन एंड द पोल्यूशन, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इलीगल स्टोन और सैंड माइनिंग, डिफोरेस्टेशन और जो एस्टेट एनक्रोचमेंट है उसके कारण ये हो रहा है अरावली डिग्रेडेशन। लोकेशन कहां है? सदर्न बेल्ट। कहां पर है? नूह, गुड़गांव, फरीदाबाद में। इकोलॉजिकल रिस्क क्या है? क्रूशियल एज ए नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ द थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है ना उसका ईस्टवर्ड मतलब राजस्थान साइड से यदि अरावली ना हो तो ये देखिए, ये उसको डिपिक्ट करने के लिए एक वो बनाया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है। मान लीजिए ये अरावली है, तो अरावली क्या कर रही है? अरावली इन 2 क्षेत्रों को बाइफरकेट अलग अलग कर रही है और बांट के रख रही है। किस तरीके से कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा? डेजर्ट का। तो ये जो डेजर्ट की जो मट्टी है ये यदि अरावली नहीं होगी तो ये क्रॉस करके इस साइड आ जाएगी और इस वाले क्षेत्र को भी डेजर्ट बना देगी, जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण हो जाएगा इस वाले क्षेत्र का भी। उसी के साथ साथ सॉइल और वाटर पोल्यूशन की तो समस्या है ही। तो अरावली की पूरी समस्या यहां पर लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग आई थी, ये रूलिंग की टाइमलाइन है। जैसे नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एक्सेप्ट किया कि भैया सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट्स 100 मीटर एलिवेशन क्राइटेरिया। लेकिन ये जैसे ये 100 मीटर एक्सेप्ट किया कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं जिनकी हाइट होगी उनको हम अरावली में रखेंगे, तो इसका मतलब जो नीचे की हाइट वाली है तो उसको तो साफ कर देंगे सबके सब, जो लोकल माइनस है उसको तो साफ कर देंगे, उसको तो ट्रैक्टर में भर के लेके चले जाएंगे। तो दिस रेज द कंसर्न। फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने आवाज उठाई, लोगों ने आवाज उठाई। फिर उसके बाद मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 मेंबर हाई पावर्ड जो कमेटी है उसका गठन किया, और उसके गठन के बाद डेफिनेशन के बारे में बात की कि जो 100 मीटर की जो हाइट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या हम सारी जितनी भी पहाड़ियां हैं, चाहे भले ही कितनी भी हाइट हो उसकी, 10 मीटर हो, चाहे 50 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, उन सभी को अरावली का हिस्सा मान करके प्रोटेक्ट करें, या केवल 100 मीटर को? तो एक 5 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी का गठन हुआ जो कि इस बात की समीक्षा करेगी वैज्ञानिक परिभाषा, मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी अरावली की। और उसके बाद जुलाई और अगस्त में मल्टी स्टेक होल्डर जो कंसल्टेशन थे अक्रॉस द हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, वो हुआ। फाइनली यदि हम और देखें तो देखिए 4 एरिया हमने डिस्कस किए। 4 एरिया कौन से थे एनवायरमेंटल से संबंधित? सबसे पहला पॉइंट था ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। क्यों हो रहा है? पैडी कल्टीवेशन के कारण। इससे संबंधित हरियाणा सरकार की स्कीम क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत। ध्यान रखिएगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार की स्कीम क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना भाई।
उसके बाद वाटर लॉगिंग की जो समस्या है और जो सैलिनिटी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज, हरियाणा सरकार किस पे फोकस करेगी? सरफेस ड्रेनेज, दूसरा पॉइंट। तीसरा, थर्ड जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट और अरावली माइनिंग, इनको रोकने के लिए क्या है? अरावली ग्रीन वॉल। कि हम अरावली ग्रीन वॉल मतलब लगभग एक 4-5 किलोमीटर की ऐसे एक वॉल बनाएंगे जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे, ताकि अरावली को प्रोटेक्ट किया जा सके, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, डेजर्ट जो है वो राजस्थान से हरियाणा की तरफ ना आए, और हरियाणा के जो वेस्टर्न जो स्टेट है, ये जैसे रेवाड़ी हो गया, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूह, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये सारे के सारे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसको बोलते हैं अरावली ग्रीन वॉल। ये भी पूछा गया सीईटी पेपर में, देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ डिफोरेस्टेशन इन द लॉस, इनको बचाने के लिए प्राणवायु देवता कि जो यमुनानगर वाला जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, इसमें बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, जैसे कि 75 जो 100 साल, 150 साल, 80-90 साल पुराने पेड़ हैं। यदि ऐसे पेड़ को आप एडोप्ट करते हैं तो आपको एक ईयरली राशि दी जाएगी, धन राशि, क्योंकि उस पेड़ को आपने एडोप्ट किया है। तो इससे संबंधित ये सारी की सारी स्कीम थी। ये चारों के चारों आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आ जाए, कहीं भी आ जाए, प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, वी जस्ट डू नॉट नो। और ध्यान रखिएगा, आने वाला जो एचसीएस होगा उसमें हरियाणा पक्का, एचपीएससी पक्का मेंस में पूछेगा, प्रश्न पक्का पूछेगा हरियाणा से संबंधित। ऐसे तैयार करोगे तो दोनों चीजें हो जाएंगी, प्री और मेंस भी, ठीक है। सो यहाँ पर हरियाणा का भूगोल खत्म हो गया। उसके बाद हम हरियाणा का इतिहास और पॉलिटी, वो सारी चीज धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।